विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चारुलता की खोज में एपिसोड 11। 51 दिन पहले। अगली सुबह मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई नहीं दी। अगर दस्तक हुई भी हो, मैंने सिर्फ सुना, उठो। क्या तुम्हें पता है कि कितने बजे हैं? मैं घड़ी की ओर देखा और धीरे से कहा, 7:36 हुए हैं। नहीं पज, ये पार्टी का समय है। हमारे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, इससे पहले कि सब लोग वापस आ जाएं। ओह भगवान, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि तुम्हारे यहां होने से मुझे कितनी खुशी हो रही है। पिछली थैंक्सगिविंग पर मैंने अपना पूरा समय अपनी छोटी मोमबत्तियों से एक बड़ी मोमबत्ती बनाने में बिताया। ओह भगवान, ये कितना बोरिंग था। मैंने छत के टाइल्स की गिनती की। 67 नीचे, 84 आड़ी। इसे तकलीफ कहो, पूरी यातना। मैं बहुत थका हुआ हूं, मैंने कहा, लेकिन उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। बेचारा पज, ओह बेचारा पज, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ बिस्तर में आकर गले लगाऊं? अच्छा, अगर तुम ऑनफर कर रही हो। नहीं, उठो अभी। वो मुझे वीकडे वॉरियर के 50 से 59 तक के कमरों के एक हिस्से के पीछे ले गई और एक खिड़की के सामने रुक गई। उसने अपनी हथेलियों को खिड़की पर टिकाया, उसे ऊपर धकेला जब तक कि खिड़की आधी खुली नहीं और फिर अंदर चली गई। मैंने उसका पीछा किया। तुम्हें क्या दिख रहा है पज? मुझे एक हॉस्टल का कमरा दिखा। वही ईंट की दीवारें, वही आकार, यहां तक कि मेरे कमरे की तरह ही लेआउट। उनकी सोफे बेहतर थे और उनके पास एक असली कॉफी टेबल थी, नकली नहीं। उनके पास दीवार पर 2 पोस्टर थे। एक में सैकड़ों डॉलर के नोटों का एक बड़ा ढेर था जिस पर लिखा था, पहला मिलियन सबसे मुश्किल होता है। दूसरी दीवार पर एक लाल फेरारी का पोस्टर था। मुझे एक हॉस्टल का कमरा दिख रहा है। तुम सही से नहीं देख रहे हो पज। जब मैं तुम्हारे कमरे में जाती हूँ तो मुझे कुछ लड़के दिखते हैं जो वीडियो गेम पसंद करते हैं। जब मैं अपने कमरे को देखती हूँ तो मुझे एक लड़की दिखती है जो किताबें पसंद करती है। वह सोफे के पास गई और एक प्लास्टिक की सोडा की बोतल उठाई। इसे देखो, उसने कहा, और मैंने देखा कि यह आधी भरी हुई थी, एक गंदे भूरे रंग के तरल से। तंबाकू की थूक। तो ये लोग तंबाकू खाते हैं और वो साफ सफाई की परवाह नहीं करते। तो क्या उन्हें परवाह होगी अगर हम उनके टूथब्रश पर पेशाब कर दें? उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं होगी, ये तो तय है। देखो, मुझे बताओ कि इन लोगों को क्या पसंद है। उन्हें पैसा पसंद है, मैंने पोस्टर की ओर इशारा करते हुए कहा। वह हाथ ऊपर करके निराश हो गई। वे सभी पैसे से प्यार करते हैं पज। ठीक है, अब बाथरूम में जाओ। मुझे बताओ कि वहां क्या देखते हो। यह खेल मुझे थोड़ा परेशान कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं बाथरूम में चला गया, जबकि वह उस आरामदायक सोफे पर बैठी रही। शॉवर के अंदर मुझे शैम्पू और कंडीशनर की दर्जन भर बोतलें मिली। मेडिसिन कैबिनेट में मुझे रिवाइंड नामक कुछ मिला। मैंने इसे खोला। नीला जेल फूलों और अल्कोहल की तरह महक रहा था, जैसे किसी शानदार हेयर सैलून की खुशबू। सिंक के नीचे मुझे वैसलीन का एक बड़ा कंटेनर भी मिला, जो इतना बड़ा था कि उसके केवल एक ही संभावित उपयोग हो सकते थे, जिसके बारे में मैंने ज्यादा सोचना नहीं चाहा। मैं कमरे में वापस आया और उत्साह से कहा, उन्हें अपने बालों से प्यार है। बिल्कुल सही। ऊपर के बिस्तर पर देखो। बिस्तर के पतले लकड़ी के हेडबोर्ड पर खतरनाक तरीके से रखा हुआ स्टावेट जेल की एक बोतल थी। रणवीर हर सुबह अपने बिस्तर से ऐसे ही उठकर उस नुकीले बालों वाले लुक में नहीं आता पज। वह इसके लिए मेहनत करता है। उसे अपने बालों से प्यार है। वे अपने हेयर प्रोडक्ट्स यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास घर पर इसके डुप्लीकेट होते हैं। सारे लड़के ऐसा करते हैं। और जानते हो क्यों? क्योंकि वे अपनी छोटी छोटी चीजों की भरपाई कर रहे हैं, मैंने पूछा। नहीं, इसलिए वे माचो इडियट हैं। उन्हें अपने बालों से प्यार है क्योंकि वे कुछ ज्यादा दिलचस्प चीजों से प्यार करने के लिए पर्याप्त समझदार नहीं हैं। तो हम उन्हें वहीं चोट पहुंचाएंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा, उनकी खोपड़ी पर। ओके, मैंने कहा, ये सोचते हुए कि किसी की खोपड़ी के साथ प्रैंक कैसे किया जाता है। वह उठकर खिड़की के पास गई और नीचे उतरने के लिए झुकी। उसने आसानी से आधी खुली खिड़की से सॉल्टो मारते हुए छलांग लगाई। मैंने पैर पहले बाहर निकाले और जब मेरे पैर जमीन पर आ गए तो मैंने अपने ऊपरी शरीर को लिम्बो स्टाइल में खिड़की से बाहर निकाला। अच्छा, चलो स्मोकिंग होल चलते हैं। उसने सड़क पर सूखी नारंगी मिट्टी को पैरों से उछालते हुए चलते चलते कहा, जैसे कि वह पैदल नहीं चल रही थी बल्कि क्रॉस कंट्री स्की कर रही थी। जब हम पुल से होल की ओर जाने वाले रास्ते पर नीचे की ओर चल रहे थे
उसने मुड़कर मुझे देखा और चलते चलते रुक गई। मुझे आश्चर्य है कि किसी को इंडस्ट्रियल ग्रेड ब्लू डाई कैसे मिलेगी। उसने कहा और फिर एक पेड़ की टहनी मेरे लिए पीछे खींच ली। 49 दिन पहले। 2 दिन बाद, सोमवार, छुट्टी का पहला असली दिन। मैंने सुबह अपने धर्म की अंतिम परीक्षा पर काम किया और दोपहर में चारुलता के कमरे में गया। वह बिस्तर पर पड़ रही थी। ऑडेन, उसने कहा। उसके आखिरी शब्द क्या थे? पता नहीं, कभी उसके बारे में नहीं सुना। कभी उसके बारे में नहीं सुना? तुम बेचारे अनपढ़ लड़के। ये लो, ये लाइन पढ़ो। मैं उसके पास गया और उसकी उंगली के नीचे की लाइन को पढ़ा। तुम अपने टेढ़े पड़ोसी से अपने टेढ़े दिल से प्यार करोगे। मैंने जोर से पढ़ा। हाँ, ये काफी अच्छा है, मैंने कहा। काफी अच्छा? हाँ, जैसे बुफ्राइडोस काफी अच्छे होते हैं। सूरज काफी गर्म होता है। राम, यह प्रेम और टूटेपन के बारे में इतना कुछ कहता है। यह परफेक्ट है। मैंने बिना उत्साह के सिर हिलाया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता? हम तब तक अपने पड़ोसियों से प्यार नहीं कर सकते जब तक हमें यह न पता हो कि उनके दिल कितने टेढ़े हैं। उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने जवाब दिया। हमने हॉस्टल के 35वें सेक्शन से शुरुआत की और हेक्सागोन के चारों ओर पीछे की ओर चल पड़े। वह पिछले दरवाजे खोलती जाती थी, जबकि मैं यह देखता रहा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। मैं ज्यादातर लोगों के कमरों में कभी नहीं गया था। 3 महीनों के बाद मैं ज्यादातर लोगों को जानता था, लेकिन वास्तव में मैं बहुत कम लोगों से नियमित रूप से बात करता था, सिर्फ कर्नल, चारुलता और वरुण। लेकिन कुछ ही घंटों में मैं अपने सहपाठियों को अच्छी तरह जानने लगा। विल्सन, जो सेंट जोसेफ नथिंग्स का सेंटर था, को बवासीर थी, या कम से कम उसने अपने डेस्क के नीचे वाले दराज में बवासीर की क्रीम छुपा कर रखी थी। चंद्रा, एक प्यारी लड़की जिसे गणित से कुछ ज्यादा ही प्यार था और जिसे चारुलता मानती थी कि वह कर्नल की भविष्य की गर्लफ्रेंड होगी, कैबेज पैच किड्स इकट्ठा करती थी। मेरा मतलब है कि वह कैबेज पैच किड्स तब नहीं इकट्ठा करती थी जब वह जैसे 5 साल की थी। वह अभी भी उन्हें इकट्ठा करती थी, उनके दर्जनों काले, गोरे, लैटिनो और एशियाई लड़के और लड़कियां, बच्चे जो खेत में काम करने वाले या उभरते हुए व्यापारी की तरह कपड़े पहने थे। एक सीनियर वीकडे वॉरियर जिसका नाम प्रामिला था, चारकोल पेंसिल से अपने नग्न चित्र बनाती थी, अपने भारी शरीर को पूरी भव्यता में दर्शाती थी। मैं हैरान था कि कितने लोगों के पास शराब थी। यहां तक कि वीकडे वॉरियर्स जो हर वीकेंड घर जाते थे, उन्होंने बियर और शराब को टॉयलेट टैंकों से लेकर गंदे कपड़ों की टोकरी के तले तक हर जगह छिपा रखा था। भगवान, मैं किसी का भी भांडा फोड़ सकती थी, चारुलता ने धीरे से कहा। जब उसने दिनेश की अलमारी से एक 40 ऑन्स की मैग्नम मॉल्ट लिकर की बोतल निकाली, तब मुझे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि उसने संजय मिश्रा और रूपा को ही क्यों चुना था। चारुलता ने इतनी जल्दी सबके राज खोज लिए कि मुझे लगा कि उसने पहले भी ऐसा किया होगा, लेकिन वह शीला और शोभा, 9वीं कक्षा की जुड़वां बहनें जो नई थीं और मुझसे भी कम सामाजिक दिखती थीं, कि राज पहले से कैसे जान सकती थी। उनके कमरे में घुसकर चारुलता ने कुछ समय के लिए इधर उधर देखा, फिर बुकशेल्फ की ओर चली गई। उसने बुकशेल्फ को घूरा, फिर किंग जेम्स बाइबल निकाली और वहां माउई वॉवी वाइन कूलर की एक बैंगनी बोतल मिली। कितना चालाक, उसने कहा और कैप घुमाकर खोला। उसने 2 लंबे घूंट में उसे पी लिया और फिर घोषणा की, माउई वॉवी, उन्हें पता चल जाएगा कि तुम यहां आई थी, मैंने चिल्लाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ओह नहीं, तुम सही कह रहे हो। पज, शायद वे ईगल के पास जाकर बताएंगे कि किसी ने उनकी वाइन कूलर चुरा ली। उसने हंसते हुए खिड़की से बाहर झुककर खाली बोतल घास में फेंक दी। 47 दिन पहले। बुधवार की सुबह जब मैं बंद नाक के साथ उठा तो एक बिल्कुल नया दार्जिलिंग सामने था, ठंडा और ताजगी भरा। जब मैं उस सुबह चारुलता के कमरे की ओर जा रहा था तो छात्रावास के चारों ओर की घास पाले से ढकी हुई थी और मेरे जूतों के नीचे से चरमराहट की आवाज आ रही थी। सिलीगुड़ी में पाला कम ही देखने को मिलता है, तो मैं ऐसे उछल रहा था जैसे बबल रैप को फोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। चारुलता ने अपने हाथ में एक जलती हुई हरी मोमबत्ती उल्टी पकड़ रखी थी और उसके मोम की बूंदें एक बड़े घर पर बने ज्वालामुखी पर टपक रही थीं, जो किसी मिडिल स्कूल के विज्ञान प्रोजेक्ट जैसा लग रहा था। अपना हाथ मत जला लेना, मैंने कहा, क्योंकि लौ धीरे धीरे उसके हाथ की ओर बढ़ रही थी। रात जल्दी ढलती है। आज बीत चुका है।
उसने बिना ऊपर देखे कहा, रुको, मैंने ये कहीं पढ़ा है। यह क्या है? मैंने पूछा। उसने अपने खाली हाथ से एक किताब उठाई और मेरी ओर फेंक दी। वह किताब मेरे पैरों के पास गिरी। कविता, उसने कहा। एडना सेंट विंसेंट मिलाए, तुमने इसे पढ़ा है? मैं हैरान हूं। ओह, मैंने उसकी जीवनी पढ़ी थी। उसमें उसकी आखिरी बातें नहीं थीं तो मैं थोड़ा निराश हुआ था। मुझे पता है, वह मेरा हीरो है, चारुलता ने पूरी गंभीरता से कहा। मैं हंसा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि तुम्हें महान लेखकों की जीवनी पढ़ने में ज्यादा दिलचस्पी है बजाय उनके लिखे को पढ़ने के? बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। सिर्फ इसलिए कि वे दिलचस्प लोग थे, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे उनके विचारों में भी दिलचस्पी होनी चाहिए। यह अवसाद के बारे में है, बेवकूफ। ओह, सच में? वाह, तो फिर यह गजब है, मैंने व्यंग्यपूर्ण ढंग से कहा। ठीक है, मेरे असंतोष की सर्दियों में भले ही बर्फ गिर रही हो, लेकिन कम से कम मेरे पास व्यंग्यात्मक साथी है। बैठ जाओ। क्या तुम बैठोगे? मैं उसके पास बैठ गया। हमारे घुटने आपस में छू रहे थे। उसने बिस्तर के नीचे से दर्जनों मोमबत्तियों से भरा एक पारदर्शी प्लास्टिक का डिब्बा निकाला। उसने उसे कुछ देर देखा, फिर मुझे एक सफेद मोमबत्ती और एक लाइटर पकड़ाया। हमने पूरी सुबह मोमबत्तियां जलाईं और कभी कभी जलती मोमबत्तियों से सिगरेट भी सुलगाई जब हमने दरवाजे के नीचे एक तौलिया ठूंस दिया था। 2 घंटे में हमने उसके बहुरंगी मोमबत्ती ज्वालामुखी की चोटी को 1 फुट और ऊंचा कर दिया। माउंट सेंट हेलेंस एसिड पर, उसने कहा। 12:30 बजे 2 घंटे तक मैकडॉनल्ड्स जाने के लिए मेरी मिन्नतें सुनने के बाद चारुलता ने फैसला किया कि अब लंच का समय हो गया है। जब हम छात्र पार्किंग स्थल की ओर चलने लगे तो मैंने एक अजीब सी कार देखी। एक छोटी हरी कार, एक हैचबैक। मैंने ये कार पहले देखी है, मैंने सोचा। कहां देखी है ये कार? और फिर कर्नल बाहर कूदकर हमारी ओर दौड़ा। हेलो, या कुछ और कहने की बजाय कर्नल ने सीधे कहा, मुझे आदेश दिया गया है कि मैं आपको चेज मार्टिन में थैंक्सगिविंग डिनर पर आमंत्रित करूं। चारुलता ने मेरे कान में फुसफुसाया और फिर मैंने हंसते हुए कहा, मुझे आदेश दिया गया है कि मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करूं। इसलिए हम ईगल के घर गए, उसे बताया कि हम टर्की खाने जा रहे हैं, ट्रेलर पार्क स्टाइल में, और फिर उस हैचबैक में तेजी से निकल गए। कर्नल ने हमें दक्षिण की 2 घंटे की कार यात्रा में सब कुछ समझाया। मैं पीछे की सीट में ठूंस दिया गया था क्योंकि चारुलता ने शॉटगन कॉल कर लिया था। वह आमतौर पर ड्राइव करती थी, लेकिन जब वह नहीं करती थी तो शॉटगन की रानी बन जाती थी। कर्नल की मां को पता चला कि हम कैंपस में थे और वह हमें थैंक्सगिविंग पर परिवार विहीन छोड़ने की सोच भी नहीं सकती थीं। कर्नल पूरे विचार से बहुत उत्साहित नहीं लग रहा था। मुझे टेंट में सोना पड़ेगा, उसने कहा, और मैं हंसा। लेकिन वास्तव में उसे टेंट में ही सोना पड़ा, एक 4 व्यक्ति वाला हरा टेंट जो आधे अंडे के आकार का था, लेकिन फिर भी टेंट ही था। कर्नल की मां एक ट्रेलर में रहती थीं, जैसा कि आप बड़े ट्रक के साथ अटैच्ड देख सकते हैं, लेकिन यह वाला ट्रेलर पुराना था, ईंटों पर खड़ा था और इतना खराब था कि शायद यह ट्रक से जुड़ते ही टूट जाता। यह कोई बड़ा ट्रेलर भी नहीं था। मैं मुश्किल से अपनी पूरी ऊंचाई पर खड़ा हो पा रहा था, बिना छत को छुए। अब मुझे समझ में आया कि कर्नल छोटा क्यों है। वह लंबा होने का खर्च नहीं उठा सकता था। यह एक लंबा कमरा था जिसमें आगे एक फुल साइज बेड, बीच में एक किचनेट और पीछे एक लिविंग एरिया था जहां टीवी और एक छोटा बाथरूम था, इतना छोटा कि शॉवर लेने के लिए लगभग टॉयलेट पर बैठना पड़ता। यह ज्यादा तो नहीं है, कर्नल की मां ने हमें बताया, लेकिन तुम सबके लिए रसोई जितना बड़ा टर्की जरूर होगा, उन्होंने हंसते हुए कहा। कर्नल ने हमें ट्रेलर का संक्षिप्त दौरा कराने के तुरंत बाद बाहर ले गया और हम पड़ोस में घूमने लगे, जो मिट्टी की सड़कों पर बसे ट्रेलरों और मोबाइल घरों की एक श्रृंखला थी। अब तुम्हें समझ में आया कि मुझे अमीर लोग क्यों पसंद नहीं है, और मुझे वाकई समझ में आ गया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कर्नल इतने छोटे स्थान में कैसे बड़ा हुआ। पूरा ट्रेलर हमारे छात्रावास के कमरे से भी छोटा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूं, उसे कैसे कम शर्मिंदा महसूस कराऊं। अगर इससे तुम्हें असहज महसूस हो तो मुझे माफ करना। मुझे पता है कि यह शायद तुम्हारे लिए नया हो। मेरे लिए तो नहीं। चारुलता ने बीच में कहा। खैर, तुम ट्रेलर में तो नहीं रहती। गरीबी तो गरीबी है। शायद, कर्नल ने कहा। चारुलता ने फैसला किया कि वो कर्नल की मां की मदद करने के लिए रसोई में जाएगी। उसने कहा कि महिलाओं पर खाना बनाने की जिम्मेदारी छोड़ना सेक्सिस्ट है,
लेकिन अच्छे सेक्सिस्ट खाने की तुलना में लड़कों द्वारा बनाया गया खराब खाना बेहतर है। तो मैं और कर्नल लिविंग रूम में पुल आउट काउच पर बैठ गए, वीडियो गेम खेलते हुए और स्कूल की बातें करते हुए। मैंने अपना धर्म का पेपर खत्म कर लिया है, लेकिन वापस जाते ही मुझे उसे तुम्हारे कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। मुझे लगता है कि मैं फाइनल्स के लिए तैयार हूं, जो अच्छा है, क्योंकि हमें एक एंक प्रे टू एंड प्ले प्रैंक प्लान करना है। तुम्हारी माँ पिग लैटिन नहीं समझती? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मैं तेजी से बात करूं तो नहीं। हे भगवान, चुप रहो। खाना, तली हुई भिंडी, मकई की भुट्टे और पॉट रोस्ट जो इतनी नरम थी कि प्लास्टिक की कांटे से आसानी से टूट रही थी, ने मुझे विश्वास दिला दिया कि कर्नल की माँ मॉरीन से भी बेहतर कुक हैं। सेंट जोसेफ की भिंडी कम तेल और ज्यादा कुरकुरी थी। कर्नल की माँ भी सबसे मजेदार माँ थी जिसे मैंने कभी देखा था। जब चारुलता ने उनसे पूछा कि वो क्या काम करती हैं तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक कलनरी इंजीनियर हूं। इसका मतलब है कि मैं वॉफल हाउस में शॉर्ट ऑन ऑर्डर कुक हूं। दार्जिलिंग के सबसे अच्छे वॉफल हाउस में, कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर मुझे एहसास हुआ कि वो अपनी माँ से जरा भी शर्मिंदा नहीं था। वो बस इस बात से डरा था कि हम उसे बोर्डिंग स्कूल के अमीर बच्चे समझकर नीचा दिखाएंगे। कर्नल का मैं अमीरों से नफरत करता हूं वाला रवैया मुझे हमेशा से थोड़ा ज्यादा लगा, जब तक कि मैंने उसे उसकी माँ के साथ नहीं देखा। वो वही कर्नल था, लेकिन एक बिल्कुल अलग संदर्भ में। इससे मुझे उम्मीद जगी कि एक दिन मैं भी चारुलता के परिवार से मिल पाऊंगा। कर्नल की माँ ने जोर देकर कहा कि चारुलता और मैं बिस्तर साझा करें, और वो खुद पुल आउट पर सो गईं जबकि कर्नल अपने टेंट में बाहर था। मुझे चिंता थी कि उसे ठंड लगेगी, लेकिन सच कहूं तो मैं चारुलता के साथ अपना बिस्तर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हमारे बीच अलग अलग कंबल थे और सभी 3 परतों से कम नहीं थी, लेकिन संभावनाओं ने मुझे आधी रात तक जगाए रखा। 46 दिन पहले यह अब तक का सबसे अच्छा थैंक्सगिविंग खाना था जो मैंने खाया था। कोई बेकार क्रैनबेरी सॉस नहीं था, बस बड़े बड़े स्लैब नरम सफेद मांस के, मकई, हरी बीन्स जो इतना बेकन फैट में पकाई गई थीं कि ऐसा लग रहा था कि वे आपके लिए अच्छी नहीं हैं। बिस्किट्स के साथ ग्रेवी, मिठाई में कद्दू पाई और हम में से हर एक के लिए एक गिलास रेड वाइन। मुझे लगता है, कर्नल की माँ ने कहा, कि टर्की के साथ सफेद वाइन पीनी चाहिए, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आप सबके बारे में क्या, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। हम हंसे और अपनी वाइन पी, और फिर खाने के बाद हम में से प्रत्येक ने अपनी कृतज्ञताएं गिनाई। मेरा परिवार हमेशा खाने से पहले ऐसा करता था और हम सभी जल्दी जल्दी इसे निपटाकर खाने पर आ जाते थे। तो हम चारों मेज के चारों ओर बैठे और अपने आशीर्वाद साझा किए। मैं अच्छे खाने और अच्छी संगत के लिए आभारी था। थैंक्सगिविंग पर घर में होने के लिए आभारी था। कम से कम एक ट्रेलर, कर्नल की माँ ने मजाक किया। ठीक है, अब मेरी बारी। मैं पिछले 1 दशक में अपनी सबसे अच्छी थैंक्सगिविंग के लिए आभारी हूँ। फिर कर्नल ने कहा, मैं बस तुम्हारे लिए आभारी हूं माँ। और कर्नल की माँ हंसी और कहा, यह बहाना नहीं चलेगा लड़के। मुझे ठीक ठीक नहीं पता था कि इस वाक्यांश का क्या मतलब था, लेकिन शायद इसका मतलब यह पर्याप्त नहीं है था, क्योंकि फिर कर्नल ने अपनी सूची में विस्तार किया और कहा कि वह इस बात के लिए आभारी है कि वह इस ट्रेलर पार्क का सबसे स्मार्ट इंसान है। और कर्नल की माँ हंसी और कहा, इतना काफी है। और कर्नल की माँ, वह इस बात के लिए आभारी थी कि उसका फोन फिर से चालू हो गया था। उसका बेटा घर पर था। चारुलता ने उसे खाना बनाने में मदद की और मैंने कर्नल को उसके बालों से दूर रखा। उसका काम स्थिर था और उसके सहकर्मी अच्छे थे। उसके पास सोने की जगह थी और एक बेटा था जो उससे प्यार करता था। मैं घर जाते समय हैचबैक के पीछे की सीट पर बैठा था और मैं इसे ऐसे ही सोच रहा था। घर और हाईवे के एक रस लोरी पर सो गया। 44 दिन पहले खूसा लिकर्स का पूरा व्यापार मॉडल नाबालिगों को सिगरेट और बड़ों को शराब बेचने पर आधारित है। चारुलता मुझे चलाते समय बार बार देखने लगी, खासकर जब हम स्कूल के दक्षिण में एक संकरी पहाड़ी सड़क पर घूम रहे थे, खूसा लिकर्स की ओर जा रहे थे। यह शनिवार था, हमारी असली छुट्टी का आखिरी दिन। यह तब तक ठीक है जब तक तुम्हें सिर्फ सिगरेट चाहिए, लेकिन हमें शराब चाहिए, और वे शराब के लिए पहचान पत्र देखते हैं। और मेरा आईडी बेकार है, लेकिन मैं फ्लर्ट करके काम चला लूंगी। उसने अचानक बिना संकेत के बाईं ओर मुड़ते हुए एक सड़क पर गाड़ी मोड़ दी जो खड़ी ढलान के साथ नीचे जाती थी और दोनों तरफ खेत थे, और उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था क्योंकि हम तेजी से नीचे की ओर जा रहे थे, और उसने आखिरी क्षण तक ब्रेक नहीं लगाया।
ठीक तब जब हम पहाड़ी के निचले हिस्से में पहुंचे, वहां एक प्लाईवुड गैस स्टेशन खड़ा था जो अब गैस नहीं बेचता था, और उसकी छत पर एक फीका पड़ा हुआ साइन बोर्ड था, कूसलिकोस, हम आपकी आत्मिक जरूरतों की सेवा करते हैं। चारुलता अकेले अंदर गई और 5 मिनट बाद 2 पेपर बैग में गैर कानूनी सामान लेकर बाहर निकली। 3 कार्टन सिगरेट, 5 बोतलें वाइन और कर्नल के लिए 1 बोतल वोडका। घर जाते समय चारुलता ने पूछा, तुम्हें नॉक नॉक जॉक्स पसंद है? नॉक नॉक जॉक्स? मैंने पूछा। मतलब जैसे नॉक नॉक? कौन है? चारुलता ने जवाब दिया। कौन कौन कौन? क्या तुम उल्लू हो? मैंने खत्म किया बकवास। यह शानदार था, चारुलता ने कहा। मेरे पास एक है, तुम शुरू करो। ठीक है, नॉक नॉक। कौन है? चारुलता ने कहा। मैंने उसे खाली खाली देखा। लगभग 1 मिनट बाद मुझे समझ में आया और मैं हंस पड़ा। मेरी मां ने मुझे यह मजाक तब सुनाया था जब मैं 6 साल का था। यह अभी भी मजेदार है। तो मैं इससे ज्यादा हैरान नहीं हो सकता था जब वह अचानक रूम 43 में रोती हुई आई, जबकि मैं अपने अंग्रेजी के फाइनल पेपर को अंतिम रूप दे रहा था। वह सोफे पर बैठ गई। उसकी हर सांस एक मिश्रण थी सिसकी और चीख का। मुझे माफ कर दो, उसने हाँफते हुए कहा। उसकी ठुड्डी से बलगम टपक रहा था। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने कॉफी टेबल से एक टिश्यू उठाया और अपना चेहरा पोंछने लगी। मुझे, उसने शुरू किया, और फिर एक सिसकी आई जैसे कोई सुनामी आ गई हो। उसकी चीख इतनी जोर से और बच्ची जैसी थी कि मैं डर गया और मैं उठा, उसके पास बैठ गया और अपना हाथ उसके चारों ओर रख दिया। उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया, अपना सिर सोफे के फोम में दबा लिया। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं हर चीज को क्यों बर्बाद कर देती हूं, उसने कहा। क्या? जैसे रूपा के साथ? शायद तुम बस डर गई थी। डर कोई अच्छा बहाना नहीं है, उसने सोफे में चिल्लाया। डर वह बहाना है जो हर कोई हमेशा से इस्तेमाल करता आया है। मुझे नहीं पता था कि हर कोई कौन था या हमेशा कब था, और जितना मैं उसकी उलझनों को समझना चाहता था, उसकी चालाकी अब परेशान कर रही थी। अब इस पर क्यों परेशान हो रही हो? यह सिर्फ वही नहीं है, यह सब कुछ है। लेकिन मैंने कार में कर्नल को सब बता दिया था। उसने सिसकी भरी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी सिसकियां अब खत्म हो चुकी हैं। जब तुम पीछे सो रहे थे, और उसने कहा कि वह मुझे प्रैंक्स के दौरान कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देगा, कि वह मुझ पर अकेले भरोसा नहीं कर सकता, और मैं उसे दोष नहीं देती। मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं है। उसे बताने में हिम्मत लगी। मैंने कहा, मेरे पास हिम्मत है, बस तब नहीं जब जरूरत होती है। क्या तुम और वह सीधे बैठ गई और फिर मेरी ओर झुकी, और मैंने अपना हाथ उठाया जब वह मेरे पतले सीने पर गिर गई और रोने लगी। मुझे उसके लिए बुरा लगा, लेकिन उसने खुद ही ऐसा किया था। उसे मरिया को धोखा देने की जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन शायद तुम्हें हमें सबको बता देना चाहिए कि तुमने मरिया के बारे में क्यों बताया। क्या तुम घर जाने से डर रही थीं? उसने मुझसे दूर हटकर मुझे ऐसा नजर डाला जैसे वह मुझे मार डालेगी, और मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझसे नफरत करती है, या मेरे सवाल से, या दोनों से। और फिर उसने खिड़की के बाहर देखा, फुटबॉल के मैदान की ओर, और कहा, कोई घर नहीं है। खैर, तुम्हारा परिवार तो है। मैंने अपनी बात को ठीक किया। उसने उसी सुबह अपनी मां के बारे में मुझसे बात की थी। वह लड़की जिसने 3 घंटे पहले वह मजाक सुनाया था, कैसे इतनी जल्दी रोती हुई गड़बड़ बन गई। अब भी मुझे देखते हुए उसने कहा, मैं डरने की कोशिश नहीं करती, पता है, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ बर्बाद कर देती हूं। मैं अब भी गड़बड़ करती हूं। ठीक है, मैंने उससे कहा, सब ठीक है। अब मुझे यह भी नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। एक अस्पष्ट धारणा के बाद दूसरी। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे प्यार करते हो पज? तुम उस लड़की से प्यार करते हो जो तुम्हें हंसाती है, तुम्हें पोर्न दिखाती है और तुम्हारे साथ वाइन पीती है। तुम उस पागल चिड़चिड़ी लड़की से प्यार नहीं करते, और सच कहूं तो इसमें कुछ सच्चाई थी। क्रिसमस, हम सभी क्रिसमस की छुट्टियों के लिए घर चले गए, यहां तक कि कथित तौर पर बेघर चारुलता भी। मुझे एक अच्छी घड़ी और एक नया वॉलेट मिला। बड़े हो चुके लोगों के तोहफे, मेरे पापा ने कहा। लेकिन ज्यादातर समय मैंने सिर्फ पढ़ाई की उन 2 हफ्तों में। क्रिसमस की छुट्टी वास्तव में छुट्टी नहीं थी, क्योंकि ये हमारी परीक्षाओं के लिए आखिरी मौका था, जो हम वापस लौटने के अगले दिन शुरू हो रही थी। मैंने प्री कैल्क और बायोलॉजी पर ध्यान केंद्रित किया,
वे 2 क्लासेस जो मेरे 3.4 जीपीए के लक्ष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा थीं। काश मैं कह सकता कि मैं सीखने के रोमांच के लिए पढ़ाई कर रहा था, लेकिन ज्यादातर मैं एक अच्छे कॉलेज में दाखिला पाने के रोमांच के लिए पढ़ाई कर रहा था। तो हाँ, मैंने घर पर अपना ज्यादातर समय गणित पढ़ने और फ्रेंच शब्दावली याद करने में बिताया, जैसा कि मैंने सेंट जोसेफ जाने से पहले किया था। सच में 2 हफ्तों के लिए घर पर रहना मेरे पूरे जीवन जैसा ही था जो सेंट जोसेफ से पहले था। बस फर्क इतना था कि मेरे माता पिता इस बार ज्यादा भावुक थे। उन्होंने लंदन की अपनी यात्रा के बारे में बहुत कम बात की। मुझे लगता है कि उन्हें दोषी महसूस हो रहा था। माता पिता की यह एक मजेदार बात होती है। भले ही मैंने थैंक्सगिविंग के दौरान सेंट जोसेफ में रहना खुद चुना था, फिर भी मेरे माता पिता दोषी महसूस कर रहे थे। यह अच्छा है कि आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो आपके लिए दोषी महसूस करते हैं। हालांकि मेरी माँ के हर एक पारिवारिक डिनर में रोने के बिना भी मैं जी सकता था। वह कहती, मैं एक बुरी माँ हूं, और मेरे पापा और मैं तुरंत जवाब देते, नहीं, तुम नहीं हो। यहां तक कि मेरे पापा, जो स्नेही हैं लेकिन ज्यादा भावुक नहीं, अचानक जब हम द सिम्पसन्स देख रहे थे, कहने लगे कि उन्हें मेरी याद आती है। मैंने कहा कि मुझे भी उनकी याद आती है, और सच में आती थी, थोड़ी बहुत। वे बहुत अच्छे लोग हैं। हम मूवी देखने गए, कार्ड गेम खेले, और मैंने उन्हें वे कहानियां सुनाई जो मैं बिना उन्हें डराए सुना सकता था, और उन्होंने सुनी। मेरे पापा, जो पेशे से रियल एस्टेट एजेंट थे, लेकिन जितना कोई जानता था उससे ज्यादा किताबें पढ़ते थे, मुझसे उन किताबों के बारे में बात करते थे जो मैं अंग्रेजी की क्लास के लिए पढ़ रहा था। और मेरी माँ ने जोर दिया कि मैं उनके साथ किचन में बैठूं और कुछ आसान डिश बनाना सीखूं, मैकरोनी, तले हुए अंडे, अब जब मैं अपने दम पर रह रहा था। इस बात की परवाह किए बिना कि मेरे पास या मुझे किचन चाहिए नहीं था, इस बात की परवाह किए बिना कि मुझे अंडे या मैकरोनी और चीज पसंद नहीं था। नए साल के दिन तक मैं उन्हें बनाना सीख चुका था। जब मैं रवाना हुआ तो वे दोनों रोए। मेरी माँ ने समझाया कि यह खाली घोंसले का सिंड्रोम था, कि वे मुझ पर बहुत गर्व कर रहे थे, कि वे मुझसे बहुत प्यार करते थे। इससे मेरे गले में एक गांठ बन गई और मुझे थैंक्सगिविंग की अब कोई परवाह नहीं थी। मेरे पास एक परिवार था। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।